बच्चों अब आते हैं मॉन्गेज मेथड। भाई आवाज बंद करें अब। और ऐसे सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जो सवाल घर जाकर ना किया करें जो बच्चे, वो बिल्कुल पूछा मत करें, वो बिल्कुल ऐसे रह गए जैसे आए ही नहीं है पढ़ने, जो सवाल घर जाकर पढ़ते नहीं है। पूनम तुमसे मैं कुछ पूछूंगा, सोच समझ कर आंसर देना, अभी नहीं पूछूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद भुलाकर पूछूंगा एक साथ। मॉन्गेज मेथड 100% 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, 100 नहीं 200% की गारंटी जरूर आता है, हंसी में मत लेना। इसमें कुछ गिने चुने टॉपिक हैं जिसमें से आता ही है जरूर। कैनोनिकल फॉर्म की गारंटी नहीं है, वो छठे छमाहे आता है, कभी तीसरी साल में आ जाता है, लेकिन ये हर साल आता है। और इसका तुम्हें टेंशन ये भी नहीं छटने की, ये केवल नाम से आता है। बस दो फॉर्म में, वो फॉर्म चेक करनी है, फर्स्ट फॉर्म का है या सेकंड फॉर्म। पेपर में सवाल आएगा सॉल्व बाय मॉन्गेज मेथड। बच्चों इसमें फंक्शन क्या होगा, किस रूप का सवाल होगा, जो फॉर्म फर्स्ट है वो इस प्रकार का होगा, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी और बराबर वी इधर लिख सकता है या इधर लिख दे। वी फंक्शन किसका होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू का, किसका होगा, एक्स वाई जेड पी क्यू का फंक्शन होगा। बच्चों स्मॉल आर आपको पता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर है, ये डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई है, और ये टी डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई, ठीक है जी। और ये आर एस टी कॉन्स्टेंट नहीं है, ये बेरवेल कोएफिशिएंट, कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है रोहित, बेरवेल कोएफिशिएंट। और एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही मॉन्गेज मेथड खत्म होता है, एक सवाल दो सवाल दिए जाएंगे, यही आपको बैठकर करने, ठीक है। दो दे दूं या एक दे दूं, दो दिए दोनों करने हैं, एक दिया एक देना करना। लड़कियों को अलग और लड़कों को अलग ऑल्टरनेट क्रम में मिलेगा, जो दो बराबर में बैठे। मेथड फॉर्म समझ में आई, आर आर एस एस टी टी इक्वल टू वी के रूप में होगा, बी एक्स वाई जेड का और पी क्यू का फंक्शन होगा। नाम से दे देगा सॉल्व बाय मॉन्गेज मेथड। अब तुम कुछ पूछना है, ये फॉर्म पीछे भी आ चुकी है, कैनोनिकल में आ चुकी, वहां कहेगा रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू कैनोनिकल फॉर्म एंड हेंस सॉल्व, और सॉल्व भी लीजिए। यहां कहेगा सॉल्व बाय मॉन्गेज मेथड, उसको सॉल्व बाद में, पहले कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करवाएगा, इसको कैनोनिकल फॉर्म में चेंज नहीं करना, इसको डायरेक्ट सॉल्व करना। उस एक्सरसाइज में पहले कैनोनिकल में चेंज कीजिए, जब सॉल्व कीजिए। इसका मेथड टिपिकल है, थोड़ा सा केस ज्यादा है। टिपिकल बस इतना है कि लास्ट में जाके अगर इंटीग्रेट आप पर हो गया तो बढ़िया, और लास्ट में जाके इंटीग्रेट नहीं हुआ तो बस एक लाइन काम करती है, आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशन वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसा जब आप एग्जाम में देखोगे इस चैप्टर के, तो कई एग्जाम्पलों में लिखा हुआ होगा, कभी कभी इंटीग्रेट होता नहीं है, बहुत टिपिकल केस बन जाता है। चलिए आवाज नहीं, अरे इसका जो मेथड क्या है वो प्रोसीजर सुन लें। जो भी इक्वेशन दे रखी हो आपकी, आर में, टी में, एस में, जरूर है ये तीनों टर्म हो, आर एस टी टर्म, कोई एक हो, कोई दो हो, या तीनों, ऐसा भी हो सकता है। प्रोसीजर समझा रहा हूं, अभी सवाल नहीं कर रहा हूं बच्चों। तो आपको यहाँ से आर एस टी की वैल्यू भी फाइंड करनी होगी है, और वो आर एस टी की वैल्यू फाइंड करके गिवन इक्वेशन में रखना। आर एस टी की वैल्यू जो फाइंड करते हैं, उसके लिए बच्चों हम एक रिजल्ट लिखते हैं डेल डी पी, क्या लिखते हैं, डी। तो इसका फॉर्मूला डेल पी ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी ओवर कितना, डेल वाई इंटू डी। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको पता है क्या है, और ये भी आपको पता है क्या है। डेल पी ओवर डेल एक्स जो होता है आपका आर,
और ये जो आपका लिखा हुआ है डेल पी ओवर डेल वाई, ये आपका क्या होता है एस। संतुष्ट हैं या बताऊं डिटेल करके? पूरा चैप्टर खत्म हो गया पार्शियल का, सबको पता होगा। डेल पी ओवर डेल एक्स आर डी एक्स प्लस एस डी। बच्चों आप बाध्य नहीं है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें सवाल को, डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। डी बी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई होता है, ठीक। ऐसे ही अब नंबर आता है डी क्यू का। डी क्यू के लिए फॉर्मूला बनेगा डेल क्यू ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल क्यू ओवर डेल वाई और ये डी वाई। बच्चों डेल क्यू ओवर डेल एक्स का मान एस होता है, क्या होता है एस, मतलब एस डेल क्यू ओवर डेल वाई का भी होता है और एस डेल क्यू ओवर डेल एक्स का भी होता है। कोई भूल गया हो तो मना नहीं करूंगा, पूछ लेगा, लेकिन पूछना तो नहीं पड़ेगा, है बता। ये क्या है आपका आवाज में डेल ओवर डेल वाई और पी क्या होता है, अगर डिपेंडेंट जेड है तो डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब इसको आप डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई नहीं लिखते थे और ये मान एक्स का नहीं होता था। ऐसे ही इसको भी बताऊं यार, समझ जाओगे अब। इसको डेल क्यू ओवर डेल एक्स, देखो डेल ओवर डेल एक्स क्यू डेल जेड ओवर डेल वाई होता है और इसको आप डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई लिखते हैं। क्या ये और ये अलग अलग है? ठीक है जी, इनको भी बताना पड़ेगा क्या आर और इसको डेल, तो ये एस डी एक्स प्लस डेल क्यू और डेल वाई टी। बच्चों मुझे बस एक बात से प्रॉब्लम है कि मुझे चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि आपकी समझ में आया नहीं और आप पूछ नहीं रहे, इस बात से प्रॉब्लम। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये कि आप अपनी इंसल्ट महसूस कर रहे हो सबके बीच में बैठे हुए, और बहन भाइयों के बीच में इंसल्ट कैसी, मैं भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। दूसरा कारण ये कि मैं इतना स्ट्रिक्ट टीचर हूं कि आपके बोलने पर भी पाबंदी हो। बोलने पर पाबंदी है लेकिन जो बिना बात की चीजें आपस में वार्तालाप, जब आप पढ़ रहे होते हैं समझ रहे होते हैं तो इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं कि आपको बोलने पर पाबंदी लगाऊं। पढ़ाई पूछने का कारण है और मैं आपको बोलने ना दूं कि मुझ पर चीजें आती ना हो, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन कर ना सकता हूं। जब मैं आपकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए तैयार हूं हर चीज से और आपको ना डांटता हूं ना पीटता हूं, कुछ भी नहीं करता हूं, तो भाई अपनी प्रॉब्लम पूछने में क्यों संकोच करते हो? और दोनों ही रीजन में आप कोई सा रीजन मानते हो मैं खराब हूं, कोई सा भी रीजन मानते हो, जब मैंने आपको हर चीज की छूट दे रखी है तो आपको कुछ नहीं आता तो आप पूछे एक बार दो बार चार बार, आगे जब बढ़े जब आप संतुष्ट हो जाए, उसके लिए घर से पढ़कर आए। तो मुझे बहुत गुस्सा आती है ऐसे बच्चों को देखकर कि मुझे देखकर ये लग रहा है इसकी समझ में नहीं आ रहा, वो पूछ ना रहा। अगर समझ में ना आ रहा 50 बार पूछो, मुझे खुशी होगी। देखिए ये डीपी और ये डीपी, आप डायरेक्ट इस लाइन को लिख सकते हैं और इस लाइन को लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब इन दोनों को कट कर सकते हैं, लिखने की आवश्यकता है, और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद इससे आपको आर की वैल्यू ही निकालनी है, उल्टा नहीं करना है कि जो डीपी वाली लाइन है उससे आर की वैल्यू निकालनी है और जो डी क्यू वाली लाइन है उससे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, एस की ना, दो वैल्यू निकालनी है बस। देखना मैं गलत बोल गया हूँ, आर और टी की वैल्यू निकालनी है। एस की क्यों नहीं निकालनी उसका रीजन है क्योंकि हमें इसकी सबसाइडरी इक्वेशन निकालनी होती है। सबसाइडरी इक्वेशन एस के कोएफिशिएंट कंसिस्ट किए हुए होती है, इसलिए हम एस की वैल्यू नहीं निकालते, हम दो वैल्यू निकालते हैं केवल आर और टी की। डीपी वाले से आर की, डीक्यू वाले से टी की, और जब आर और टी की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो मेरे बच्चों आपको गिवन इक्वेशन में रखनी होती है। जब गिवन इक्वेशन में रखनी होती हैं तो उसमें एक कुछ टर्म ऐसे होंगे जिसमें एस अवश्य आएगा, जिसमें एस अवश्य है। तो कुछ टर्मों को एक साथ लिख दो जिसमें एस है और बाकी बचे हुए टर्मों को एक साथ लिख दो। अब ये जो इक्वेशन आएगी तो इक्वेशन जरूर देगी, मतलब इस इक्वेशन को दो इक्वेशन में आप रिजॉल्व जरूर कर सकते हैं, भले ही वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
इक्वल टू वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, होल स्क्वायर करके कर सकते हैं, या एनी अदर मेथड। ये जो इक्वेशन होगी एस के जो कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन में सब साइडरी में लिखोगे दो इक्वेशन, एक में तो लिखोगे जो एस का कोएफिशिएंट से बन रही है उसे 0 के बराबर, और एक दूसरा पार्ट उसे 0 के बराबर, दो हो गई सब साइडरी इक्वेशन। जो इक्वेशन एस के कोएफिशिएंट से बनती है वो इक्वेशन दो पार्टों में जरूर टूटेगी। मेथड समझा रहा हूँ, अभी सवाल नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ लिख इसलिए नहीं रहा हूँ मेथड क्योंकि जब सवाल करूंगा तो जो ओरली समझा रहा हूँ वो काम आ जाएगा तुम्हारे में। लिखने का मतलब है पूरा घंटा इसी में चले जाना। तो क्या इक्वेशन हुई सब साइडरी, एक एस के गुणांक से एक दूसरे से, एस के गुणांक वाली से फिर दो इक्वेशन बन जाएंगे। अब वो दोनों इक्वेशन एक एक करके जो एक और इक्वेशन बची सब साइडरी उस इक्वेशन के साथ यूज करनी है, पी और क्यू के मान निकालने हैं आपस में सॉल्व करके। पी और क्यू के मान निकालकर आप डी जेड इजिकल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में रख देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, जेड का मान निकल जाएगा। ठीक है जी, अब आते हैं अपने सवाल पर। इतना प्रोसीजर बहुत है आपको जानना। और बच्चों चूंकि सवाल ज्यादा टफ बन गए हैं इसलिए इस चैप्टर का सवाल एक्सरसाइज में से नहीं आया हुआ है अभी तक, कोई एक आधी सवाल आया होगा, आप एग्जाम्पल ही करेंगे इसमें ज्यादा से ज्यादा। मैं एक्सरसाइज के सवाल करवा रहा हूँ, बहुत कम करवाऊंगा एक्सरसाइज, और अगर एग्जाम्पल करवाऊँ तो तुम लोग सर ने सवाल एक्सरसाइज करवाए ना, एग्जाम्पल वो आप स्वयं करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगी एग्जाम्पल सॉल्व करते इसमें मुझसे। पहला सवाल, आर इक्वल टू क्या, जैसा कि मैंने कहा था चंद्रवीर सिंह जरूरी नहीं है तीनों टर्म हो एस का भी, दो हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, एक है, दो टर्म। आर और टी के मान निकालने, देखिए क्या लिखोगे यहाँ, देखिए वी नो दैट। पहला सवाल इसलिए कोई कट नहीं कर रहा हूं, फुल स्टेप। dp is equal to del p over del x into dx plus del p over del y into dy। इसको मैंने r बताया है और इसको मैंने s बताया है। यहां से r की वैल्यू dp माइनस s dy और बच्चों dx। अब dq is equal to del q over del x into dx plus del q over del y into dy। ये फिर से मैंने s का मान बताया था और ये किसका मान बताया था, t का। और यहाँ से बहन पूनम आपको मान निकालना t का, dq माइनस, और तुम आज पढ़ के ना आई ना, देख रही हो फिर कल हो जाएंगे, बोर्ड पे खड़ा कर दूंगा अगर ना पढ़ के आई आज तो। टी का मान, अब ये आर और टी के मान रखने क्वेश्चन नंबर, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों मेरी थोड़ी बोलने की स्पीड तेज है, जब आप वीडियो देखते होंगे तो उसको स्पीड धीमी कर लिया करें, धीमी भी हो जाती तेज भी, क्योंकि इस स्पीड से यूट्यूब पर पढ़ाया नहीं जाता है। अब मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर, तो थोड़ी स्पीड स्लो करके उसमें तब देख लिया करें। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू dp माइनस एस डी वाई बटे क्या dx के इक्वल, और dt क्या dq माइनस एस डी एक्स बटे क्या dy। अब बच्चों हमें ये सरल करनी है, आप जानते हैं जैसी भी बने सरल करेंगे आप, एलसीएम लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स वाई जेड जो भी करना है आप क्रॉस मल्टीप्लाई से काम चल रहा है, डी पी डी वाई एस डी बाई स्क्वायर, होल वर्क में बच्चों जो यहाँ वेरिएबल होता है उसका स्क्वायर जब लगा देते हैं तो उसी का मतलब है कि ये होल वर्क है डी वाई का, क्योंकि डी वाई इसमें भी और डी वाई इसमें भी। और बच्चों के घर डी क्यू डी एक्स माइनस एस डी एक्स स्क्वायर, सबको एक तरफ ले आओ,
बच्चों एक सवाल एक्सरसाइज में ये आसान दे दिए हैं कुछ सवाल। इक्वल टू क्या, एस के टर्म दिखाई दे रहे होंगे जरूर आप, उन्हें एक साथ लिख दो, बाकी को एक साथ। डी पी डी वाई माइनस डी क्यू डी एक्स, देखो ये और ये प्लस एस कॉमन ले दो, डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर इक्वल टू, देखिए दो होंगे सबसाइडरी इक्वेशन, एक एस का कोएफिशिएंट 0 और एक ये क्लियर। होंगे सबसाइडरी इक्वेशंस आर, बच्चों सबसाइडरी सहायक को कहते हैं, इंग्लिश में आप ऑक्सिलरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नॉन ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर शिवानी क्या, डी पी डी वाई माइनस डी क्यू डी एक्स बराबर 0 और डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर बराबर 0। बच्चों इसको एक मान लिया। अब आप कहीं कोई इक्वेशन मत माने, जो s का कोएफिशिएंट 7 है उसको 3 माने और जो इधर वाले 7 है उसको 2 माने। जो s के कोएफिशिएंट 7 है हर हालत में दो इक्वेशंस में टूटेगी, हर हालत में टूटेगी। या तो इस तरीके से टूटे, स्क्वायर आ रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, या होल स्क्वायर का बने, या एक्स वाई जेड किसी का भी बने। ठीक, कभी कभी ऐसा होगा कि ये दो इक्वेशन में नहीं टूटेगी, दो इक्वेशन नहीं टूटेगी, अर्थात यहाँ जो मान 0 हो जाएगा, खाली इसके कोएफिशिएंट से ही बनेगी इक्वेशन। या मतलब 3 केस है टोटल कुल मिलाकर इसके। एक केस कि ये इक्वेशन जब तोड़ोगे दोनों अलग अलग बने इक्वेशन, एक केस कि ये होल वर्ग का फॉर्मूला बन जाए तो दो जो इक्वेशन बने वो सेम बने, और एक केस कि जब एक ही इक्वेशन बने। 3 केस हैं अलग। उसमें बच्चों एक केस सबसे ज्यादा आसान है जिसमें एक ही वैल्यू सॉल्व होती है, और जो बाकी 2 केस हैं वो थोड़े बड़े हैं। चलिए, तो इक्वेशन 3 रिजॉल्व्स इन 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशंस में रिजॉल्व होती है। 2 इक्वेशंस कौन कौन सी हैं, एक dx माइनस डी वाई और एक dx प्लस डी वाई। अब एक को dx माइनस डी वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक को dx प्लस डी वाई इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसको 4 लिखेंगे और इसको 5 लिखेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अगर इसको 4 और इसको 5 लिखते हो तो आंसर में कुछ टर्म आगे पीछे आने की संभावना है। क्यों? आपको सेटिस्फाई करूंगा। जो सबसाइडरी इक्वेशन 3 थी, 3 का इतना काम था कि 2 पार्टों में तोड़ ली। फिर इसका क्या करें? इसका काम है कि जो 3 इक्वेशन से 2 इक्वेशन जो टूटी हैं उसके साथ इसको सॉल्व। अरे क्या कर रहे हो? इसको किन 2 इक्वेशंस के साथ सॉल्व करना? जो s के कोएफिशिएंट से बनने वाली इक्वेशन 2 पार्टों में टूटी है उनके साथ। देखो ध्यान से, जब पहले इसके साथ आप यूज करते हो, इसको इंटीग्रेट वगैरह करोगे एक कांस्टेंट आएगा, इसके साथ करते हो तो दूसरा कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंटों का आगे पीछे होना संभव है आपका, और कांस्टेंट स्वयं किस रूप में होते हैं? फंक्शंस के रूप में होते हैं। मतलब कांस्टेंट आगे पीछे होगा तो फंक्शंस आगे पीछे हो सकता है। ठीक है जी, कोई निश्चित नियम नहीं है कि माइनस वाले को पहले लोगे या प्लस वाले को पहले लोगे, आपको सिर्फ मेथड समझना है। और एग्जाम्पल मिलाने वाले बच्चे ध्यान रखना सभी, हाँ आंसर मिलाने वाले बच्चे ध्यान रखना सभी, अपनी सिर्फ मेथड चेक करना है और अपनी कैलकुलेशन चेक करना है। क्योंकि इतने बड़े सवाल का जितना बड़ा मोंगेज मेथड में अगर आंसर मिलाने लग गए ना तो फिर काम खराब हो जाएगा, काफी टाइम लग जाएगा कि कहाँ से कुछ गलती हुई है देख लें, आंसर मिल जाए, मत कैसे कोई गलती हो गई, और गलती कुछ है नहीं, आंसर भी मिल रहा नहीं है, तो वो यहाँ समझ लेना यह केस चेंज हो सकता है। चेक कीजिए अब फ्रॉम
इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन, इस इक्वेशन में देखिए dy dx है और हमें करना क्या होता है, यहाँ से dx या dy का मान निकाल कर इसमें रखना। देखिए तो dy इक्वल टू dx में इसमें रख दे रहा हूँ। अब जरूरी है मैं dy की वैल्यू dx रखूँ, dx की वैल्यू dy रख सकता हूँ। यहाँ से फिर और पॉसिबिलिटी मिल गई आंसर चेंज होने के लिए हमें, तो मैं क्या रख रहा हूँ, dy इक्वल टू dx इसमें रख रहा हूँ। तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, dp और dy की वैल्यू कितनी, माइनस dq dx इज इक्वल टू क्या। बच्चों हमारा मेन काम है p और q का मान ज्ञात करना। क्या काम है, p और q का मान ज्ञात करना। देखो अब dp माइनस dq dx इक्वल टू 0, dx 0 में पहुंच जाएगा। क्या बचने वाला, dp माइनस dq इक्वल टू इंटीग्रेटिंग p माइनस q बराबर एक कांस्टेंट। इक्वेशन 6। अब इसका भी तो इंटीग्रेट करना है, इसका भी इंटीग्रेट करना है। लिखिए नाउ इंटीग्रेटिंग, और 10 नंबर फ्री के लिए होगा, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 4। 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट 10 नंबर का आता, इसमें कोई पार्ट्स नहीं होता। अगर पार्ट कर दिया तो तुम्हारे साथ ना इंसाफी। देखिए ध्यान से, बहुत कम संभावना रहती है जब एग्जामिनर लड़के आए हुए घर से अपने थे, तो भले या सवाल है 5 नंबर का दे दिए एग्जाम पेपर वाले, ऐसी संभावना कम होती है। देखिए x माइनस वाई इक्वल टू, अब आपको p और q का मान निकालना, ना कि x और y का इसमें, क्योंकि मेन सॉल्यूशन क्या है, dz इक्वल टू p dx प्लस q dy को सरल करके z का निकालना। z का निकालने के लिए p और q चाहिए, और p और q चाहिए तो आप p माइनस q बराबर ऐड करेंगे a के स्थान पर fp रखकर। अरे भूल गए क्या यार, लैग्रांजे सबसाइडरी मेथड में इन दोनों कांस्टेंट को कैसे सॉल्व करते थे, कैसे रिलेट करते थे, a इज इक्वल टू एफ बी, इस तरीके से लिखते थे या नहीं। तो यहाँ a का मान, यहाँ f और यहाँ b का मान। और तुम्हारे पास एक चॉइस ये है, तुम ये कह सकते हो सर जी हम तो ऐसे भी लिखते थे, तो अगर ऐसे लिखे तो x माइनस वाई बराबर एफ पी माइनस क्यू आएगी। p और q की वैल्यू सेपरेट नहीं होगी क्योंकि वो फंक्शन से जुड़ गई है और हमें निकालनी p और q की है, इसलिए हमें यहाँ क्या करना होगा बच्चों, हमें करना होगा यहाँ a इज इक्वल टू एफ डी, और a की वैल्यू क्या है, p माइनस क्यू, और इसकी वैल्यू b की क्या है, x माइनस वाई। इसको क्या नाम दें, इक्वेशन नंबर। समझ में आया होगा यहाँ तक, पहले उतार लीजिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल समझा दूंगा एक बार, चिंता ना करें आप, पहले उतार लेने दो बच्चों को। देखो आप, मैं दोबारा समझा दूं, क्योंकि जो उतार रहे हैं उसका मतलब है कि वो पहले समझे थे अच्छी तरीके से, उन्होंने पहले नहीं उतारा था। देखिए दोबारा समझा रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को दोबारा देखना हो तो उतारना बंद कर दें, क्योंकि मैं यहाँ तक मिटाऊंगा बस। देखिए आपको ये गिवन इक्वेशन दी गई होगी, ये dp वाली इक्वेशन लिखनी है, इससे r का मान निकालना है, dq वाली इक्वेशन लिखनी है, इससे t का मान निकालना है। r और t की वैल्यू गिवन इक्वेशन में रखनी है, गिवन इक्वेशन में रखकर आपको ये सॉल्व करनी है, कैसे ही सॉल्व हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से, एलसीएम से, जैसे भी हो सॉल्व करके वो सरलतम रूप में लानी है। और सरलतम रूप का मतलब क्या है भाई, सरलतम रूप का मतलब है चंद्रवीर सिंह, एस के कोएफिशिएंट एक साथ रखने हैं और बाकी बचे हुए एक साथ।
मतलब एस के कोएफिशिएंट एक साथ बोला नहीं। और शिवम तुम्हारी शूटिंग करवा दूँ, ध्यान रखना, थोड़ी लापरवाही बंद कर दो ना, मुझे पता चल जाती है कहीं पे कुछ भी करो तो। ठीक है, तो मैं शूट बना दूंगा अभी। देखो आधार ये एस के कोएफिशिएंट को अलग रख लोगे और जो दूसरा टर्म है उसे अलग रख लोगे। इन दोनों इक्वेशन को कहते हैं हम मॉन्गे सबसाइडल इक्वेशन। जो एस के कोएफिशिएंट से इक्वेशन प्राप्त होगी उस इक्वेशन को रिजॉल्व करोगे, वो होल वर्ग बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप बन सकता है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, शायद आयुषी ने पूछा था सवाल, जैसी मैं आवाज पहचान पा रहा हूँ। dx की घात 2 माइनस dy की घात 2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, dx माइनस dy बराबर 0, dx प्लस dy बराबर 0। आगे पीछे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इक्वेशन 4 ली अभी, तो इक्वेशन 4 को और इस 2 को सॉल्व करना है। सॉल्व हमने किया, मतलब dy या dx का मान निकालना, जो भी निकल रहा है इसमें रखना है और सॉल्व करके हमारा इंटीग्रेट आया ये। और फिर हमने जो इक्वेशन ली है 4, इसका इंटीग्रेट करना है खुद का। इसका इंटीग्रेट करके आया हमारा ये। हमें चाहिए p और q का मान, तो p और q वाले इक्वेशन में जो कांस्टेंट है एक, वो रिलेट करना है b से। तो हमें a इक्वल टू एफ वी ही लिखना है। क्या लिखना है? a इक्वल टू एफ। अगर उल्टा हो, तुम देखो पहले इसका इंटीग्रेट करो इसका, तो क्या आएगा? x माइनस वाई बराबर a आएगा। फिर क्या आएगा? x माइनस वाई बराबर a, और इसका इंटीग्रेट बाद में करोगे इसका, तो p माइनस क्यू बराबर आएगा b। तो फिर यहाँ उल्टा हो जाएगा, a बराबर एफ वी की जगह b बराबर एफ यू। कहने का मतलब p और q स्वतंत्र चाहिए। तो यहाँ a बराबर एफ वी लिखा मैंने, a का मान p माइनस क्यू और b का मान x माइनस वाई, ये लिख दिया। बताइए समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक। अब बच्चों जैसे ही हमें p और q की वैल्यू निकालनी है, तो हाँ चल रही है, उसमें ना उल्टा हिसाब है। मेरे में ये नंबरिंग नीचे आती है और इसके में, अच्छा वो कट गई है इक्वेशन। अच्छा धन्यवाद। तो इस इक्वेशन को बच्चों हम इधर लिख लेंगे और देखना जो भी चीज की आवश्यकता होगी हमें आप बताएंगे। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ था वहां, a की वैल्यू p माइनस क्यू और f b की वैल्यू x माइनस वाई, और इक्वेशन कहनी थी। अब आपको कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है? 5 और 2 सॉल्व करना है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 2 वी गेट। अब बच्चों जरा अपनी कॉपी दिखाना जो तुमने उतारा होगा। बच्चों इक्वेशन नंबर 5 ये रही, उधर लिखी हुई है, इधर से लिखी हुई बस इक्वेशन नंबर 2 क्या है? डी डी वाई माइनस डी क्यू डी एक्स इक्वल टू 0। लो तो इसका और इसका यूज करेंगे। आ गई ये। तो देखो आप डी वाई का मान रख दें, कितना? माइनस डी एक्स, या डी एक्स का माइनस डी वाई, आपकी मर्जी। में डी वाई का मान माइनस डी एक्स रख रहा, तो माइनस डी पी डी एक्स माइनस डी क्यू डी एक्स, तो माइनस डी एक्स 0 में पहुंचेगा। तो ये चीज यहाँ लिखी जाएगी। क्या रिजल्ट आ जाएगा? ये वाला आपका माइनस डी पी डी एक्स और माइनस डी क्यू डी एक्स बराबर। समझ गए? लिखने की आवश्यकता तो नहीं, इससे इतने का मान इसमें रखने पर, तो डी पी प्लस डी क्यू बच जाएगा, माइनस डी एक्स 0 में पहुंच जाएगा। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटिंग p प्लस क्यू इज इक्वल टू, बच्चों ए और बी के कांस्टेंट हम पहले ले चुके हैं। देखना अलग ले रखा है ना कांस्टेंट, इसने एग्जाम्पल पे देखो अलग ले लेना है।
पहले ए और बी ले रखे थे, अब किसने A1 B1 लिख दिया। जरूरी नहीं आप A1 B1 लिखें, कुछ भी लिख सकते हैं, हम C लिख रहे हैं। इसको इक्वेशन 8 मान लीजिए। अब हमारा केवल इसका इंटीग्रेट करना काम है 5 इक्वेशन का। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 5 बच्चों, dx का x, dy का y इज इक्वल टू d। हमें p और q का मान निकालना है, इसलिए देखो इम्प्लाइज करेगा c इज इक्वल टू एफ डी। तो c की वैल्यू p प्लस q और एफ डी की वैल्यू x प्लस वाई। फंक्शन भी तो चेंज हो जाना चाहिए, फंक्शन भी तो चेंज होना चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा। देखो फंक्शन अपने आप बदल गया क्योंकि ये डी में है। पहले f दिखा जैसे f डैश कर को उससे कोई प्रॉब्लम ना, कर दो तुम करना है तो, लेकिन फंक्शन अपने आप चेंज हो गया क्योंकि यहाँ डी हो गया। पहला कुछ और कांस्टेंट था फंक्शन में, एफ है और एफ भी अगर लिख रहे हैं तो वो बहुत अंतर है उसमें। लेकिन अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप हाई लिख दो, फिर से एफ लिख दिया, हाई लिख सर फिर 5 तो ना सही है ना। देखिए आवाज नहीं, अरे भाई आवाज बंद करे। उसने F1 F2 लिख रखे होंगे एग्जाम्पल में, अभी कह रहे ये मैंने पीछे देखा है। कोई बात नहीं, आवाज नहीं, वो ऑलरेडी चेंज हो गई थी। अगर फंक्शन में अंदर वैल्यू चेंज हो गई तो फंक्शन अपने आप ही अलग अलग होता है। अब ये इक्वेशन कैसी बनेगी? 9 बच्चों p और q के मान निकालने हैं। 2 इक्वेशन p और q में आपके पास एक इक्वेशन 9 है और एक इक्वेशन 7। क्या लिखोगे? सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 7 एंड 9। ये समझो सबसे आसान सवाल है मोंगेज मेथड का, किसी भी एग्जाम्पल किसी भी एक्सरसाइज में लगाता है। जब सबसाइडरी इक्वेशन S 2 पार्टों में टूट रही है, वो डिफरेंट है, सबसे आसान सवाल है बच्चों। अब हमें क्या करना है? यहाँ सॉल्व करना है। p माइनस क्यू बराबर एफ एक्स माइनस वाई और p प्लस क्यू बराबर 5x प्लस ऐड कर दिया 2q 2p इक्वल टू इतना, तो p इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स माइनस वाई प्लस 5x माइनस वाई। अब घटा दूं डायरेक्ट बच्चों, थोड़ी कैलकुलेशन जितनी डायरेक्ट हो जाए उतनी ठीक है। देखिए कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? 5 वाले में तो x प्लस है ना। अच्छा इसमें x प्लस है, हाँ। अब घटा दो, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें से ऊपर वाली घटा रहा हूँ। अरे बात नहीं, तो 2q प्लस का हो जाएगा, p कट जाएगा ऊपर वाली घटा के और इसमें से ये घटेगा, तो q इज इक्वल टू हो जाएगा 5x प्लस वाई माइनस एफ एक्स माइनस वाई और बटे 2। बच्चों मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप इसमें से इसे घटाकर q अपने अपने कर लोगे, जो बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं आप, और ये काम 8वीं क्लास से सीखते हैं। अगर फिर भी किसी विद्यार्थी पर ना समझ में आया हो q का मान तो पूछ सकते हैं। इसको रफ कर दूं मैं इधर से। हितेश, हितेंद्र कुछ प्रॉब्लम है? बच्चों p और q जो आपको आवश्यक थे वो दोनों निकल गए। अब आप क्या करेंगे? नाउ पुटिंग बच्चों माइनस में वही वगैरह मैंने डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा समझो। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन घटाई, p माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जोड़ 2q ना हो जाएगा और इसमें से ये घट जाएगा। नाउ पुटिंग, लेकिन कोई बात नहीं, आपने प्रॉब्लम क्लियर की, ये मुझे अच्छा लगा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ p एंड q इन इक्वेशन नंबर कितना बच्चों? कहाँ गया? अच्छा लिखना है हमें dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy। आवाज dz p dx, p की वैल्यू क्या है जरा देखना भाई, कहाँ गया p? ये 1/2 f x माइनस वाई प्लस 5x प्लस 1।
1/2 5x + y और -5x माइनस है। अच्छा dx नहीं लिखा, सॉरी भाई, वेरी गुड। देखो ये मेरी बहुत पुरानी आदत है और ये अब मुझे बस विश्वास हो गया छूटेगी नहीं है। अच्छा एक जगह f है और एक जगह 5, देख लूँ मैं कहाँ चार्ट, यहाँ f है। अब बच्चों आपको क्या करना है, x - y वाले एक साथ लिखने हैं और x + y वाले एक साथ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो fx - y ये रहा और fx - y ये, तो fx - y डायरेक्ट लिख दूं, थोड़ा दिमाग लगाना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। fx - y यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ और 1/2 भी आएगा कॉमन, तो 1/2 fx - y, इसकी गुणा dx में होगी तो यहाँ dx हो जाएगा, और इसकी किसमें होगी, dy में होगी, और माइनस है यहाँ, ये माइनस dy। और ऐसे ही बच्चों अब भाई वाले ये और ये प्लस का, ये भी प्लस का, 1/2 भाई x + y, और क्या बचेगा dx + dy। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया हो। अब इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेटेड बच्चों जब इंटीग्रेट करोगे फिर से थोड़ा दिमाग लगाना। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक सवाल कर लोगे, लेकिन अगर 5 सवाल करोगे तो यहाँ आके दोनों में फंस जाओगे। एग्जाम पे खुद ऐसा ही करता है, जब फंस जाता है ना होता तो नाउ आफ्टर इंटीग्रेट वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और आप जब हार जाएं कि हम पर इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो आप भी इसी काम को करेंगे, ठीक। माना उसका इंटीग्रेट हो जाएगा पर तुम पर नहीं हो रहा है तो खाली तो छोड़ेंगे नहीं, बस ये लिख देंगे आफ्टर इंटीग्रेटिंग ऑफ दिस इक्वेशन वी गेट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लेकिन इस सवाल में x - y होगा t मान ले। ऐसी चीजें बच्चों इतने बड़े सवाल में लिखी नहीं जाती है, ध्यान से रफली बता दे रहा हूँ। x - y को मैंने t माना, क्या आएगा मेरे पास dx - dy = इसके स्थान पर dt हो जाएगा, तो ये भाई ft हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ft dt। अब बच्चों ft का कोई स्पेशल फंक्शन है, क्या लिखोगे उसका इंटीग्रेट, कोई दूसरा फंक्शन, ft का दूसरा फंक्शन साइड ही लिख दो। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा, या डैश लगा दो, हाँ बिल्कुल। तो देखिए इधर z 1/2 f t और यहाँ क्या 1/2 भाई बच्चों आप t मत लिखना क्योंकि यहाँ t x - y मान चुकी है, वहां कुछ और है, वहां u मान लो fu और ये du हो जाएगा 1/2। बच्चों इसका इंटीग्रेट, अगर ft हमारे पास कुछ फंक्शन होता तो लिख देते, अब नहीं है तो f' t लिख दो या साइड ही लिख दो, जो भी आपका मन करे। 1/2 इसको 5' लिखो। भेयर आप लिखेंगे यहाँ, भेयर ft dt जो है वो क्या है बच्चों, f' t है, और ऐसे ही दूसरे वाले को लिख देंगे और अगली लाइन में अपना t का मान यहाँ रखेंगे, क्या x - y 1/2 5' का मान रखेंगे x + y, और ज्यादा से ज्यादा 1/2 आप कॉमन ले लेंगे। और बच्चों यहाँ सिर्फ इंटीग्रेट कर रहे हैं, कोई कांस्टेंट जोड़ सकते हैं। कहाँ, यहाँ पे खत्म कर दिया हमने, यहाँ कोई भी कांस्टेंट आपका जो भी मन करे उसे ऐड कर सकते हैं। हाँ हो गया, जल्दी